Hello everyone, welcome to Team Vision. This is the part 4th of the video. पिछले वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया है, पिछले 3 वीडियो को, जिसमें हमने प्रीएम्बल और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा. आज ये पार्ट 4th है, तो हम आज पार्ट 4th में शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्या व्हाट आर द शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल्स हैं वो अलग से क्यों दिए गए हैं. अपेंडिक्स में जो हमने अलग से एक शेड्यूल्स देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में, वो अलग से क्यों है, इसका रीजंस क्या है. देखो, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफी बड़ा है, काफी लार्ज है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं. लेकिन कुछ आर्टिकल्स इतने स्पेसिफिक मैनर में, अभी भी कुछ आर्टिकल इतने स्पेसिफिक मैनर में हमको एक्सप्लेन नहीं किए हुए हैं. और अगर ये शेड्यूल्स उसमें और ऐड कर दें, मतलब शेड्यूल्स जो शेड्यूल्स में दिए हुए वो आर्टिकल्स में और ऐड कर दें, तो काफी बड़ा हो जाएगा. ये शेड्यूल्स के खुद 100 पेज के शेड्यूल्स हैं. तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. इसको स्लो डाउन करने के लिए, ठीक करने के लिए हमने क्या किया, कुछ एक आर्टिकल्स से निकाल के कुछ एक हमने सूचियां बना ली, अनुसूचियां जिनको बोलते हैं शेड्यूल्स. तो हमने टोटल अभी तक 12 अनुसूचियां बना ली और उसमें जो कुछ आर्टिकल्स के प्रोविजंस है एक्सप्लेन्ड वे में हमने एज ए शेड्यूल्स दे दिए. सो हम टोटल अभी 12 शेड्यूल्स है और हम एक एक करके सबको शेड्यूल्स को डिस्कस करेंगे. ओके. और पहले कितने थे शेड्यूल्स, ये भी डिस्कस कर लेते हैं. देखो, जब हमने पढ़ा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब शेड्यूल्स थे ओनली 8 शेड्यूल्स थे. बाद में हमने 4 शेड्यूल्स और ऐड किए और टोटल कितने शेड्यूल्स हो गए, 12 शेड्यूल्स. अब धीरे धीरे हम एक एक शेड्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं. लेट्स कंटिन्यू. फर्स्ट शेड्यूल के बारे में क्या है, देखो, नंबर 1 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. मतलब इस लिस्ट में डिटेल है, जो स्टेट है, इंडिया की जो स्टेट है और यूनियन टेरिटरी के बारे में पूरी डिटेल है कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है, कौन कौन सी स्टेट है, एक पूरी लिस्ट है, वो हमने एक शेड्यूल्स में दी गई है. अगर बात करें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी अभी कितनी है हाल फिलहाल में, अभी अगर पहले आप एक कमेंट बॉक्स में पहले, या फिर आप सोच लो या फिर कमेंट बॉक्स में लिख लो, एक बार आंसर आपको पता चल जाए कि आपको अभी तक कितनी नॉलेज है उसके बारे में. ओके. तो शेड्यूल्स, इसकी बात करें स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की, टोटल स्टेट्स हैं 28 एंड यूनियन टेरिटरीज हैं 8. तो स्टेट्स को हम गिन नहीं सकते, चलो कोशिश करते हैं कि यूनियन टेरिटरीज जो 8 हैं वो आपको गिन के बता दें. स्टार्ट करते हैं. पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ऊपर चलते वापस, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली. ये दोनों अभी एक साथ मिल चुकी है, इसलिए पहले 9 थी, इसलिए अभी 8 होगी. अब दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली एक ही यूनियन टेरिटरी है. सो इसको ध्यान में रखना. ओके. सो नेक्स्ट शेड्यूल की ओर बढ़ते हैं. शेड्यूल नंबर 2. शेड्यूल नंबर 2 में इसकी लिस्ट में क्या है, सैलरीज ऑफ ऑफिशियल होल्डिंग पब्लिक ऑफिस. मतलब इसके में जो बताया गया है कि कौन जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, काफी सारे लीडर्स, अपने प्रेसिडेंट से लेके चेयरमैन से लेके डिप्टी स्पीकर से लेके स्पीकर से लेके जो भी जो ऑफिशियल ऑफिस होल्ड करते हैं, उनकी सैलरीज कितनी कितनी होगी, क्या क्या उनमें प्रिक्वायरमेंट होंगे. मतलब देखो कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है, बाई चांस अगर प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट की तरह वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है, तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की सैलरी मिलेगी. ये सब भी इसी शेड्यूल में लिखा है कि इफ ऐसा कभी हुआ भी हमारे शेड्यूल में, हम आगे डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि एक कभी कभी ये हुआ है कि जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी एज ए प्रेसिडेंट एक्ट किया है. तो जब सीजीआई एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करता है तब उसको प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है. ये जो सारी डिटेल्स है शेड्यूल्स 2 में दी गई सैलरीज के बारे में. भाई कितनी सैलरीज, किसको कितनी सैलरीज मिलेगी, ये फिक्स होती है. और एक और पॉइंट है कि भाई सैलरीज कौन डिसाइड करता है. सैलरीज मेनली पार्लियामेंट डिसाइड करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, जैसे अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल, इनके जो सैलरीज है वो सिर्फ प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं. और एक बार डिसाइड होने के बाद जब तक वो टर्म में है तब तक वो सैलरी रहती है. ये सारे पॉइंट इसमें शेड्यूल्स में दी गए. ओके. सो कंटिन्यू विद द थर्ड शेड्यूल्स. क्या है, फॉर्म ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस ऑफ ऑफिसेज फॉर इलेक्टेड ऑफिशियल्स. मतलब इसमें क्या है, इसमें लिस्ट दी गई है कि ओथ कैसे दिलाते हैं. ओथ अफर्मेशन, कौन कौन ओथ, किसको ओथ दिलाएगा, कौन सा हाईएस्ट ऑफिशियल किस लोएस्ट ऑफिशियल को ओथ दिलाएगा. अब एक क्वेश्चन आपके मन में राइज करना चाहिए कि 2 चीजें लिखी है, ओथ एंड अफर्मेशंस.
ओथ और अफर्मेशंस में डिफरेंस क्या है? देखो एक मेन डिफरेंस क्या है ओथ और अफर्मेशंस में? ओथ जो है वो सिर्फ उनको दिया जाता है जो गॉड के नाम पे ओथ लेते हैं, भगवान के नाम पे जो शपथ लेते हैं उनको बोलते हैं ओथ। और जो नास्तिक होते हैं, जो एथिस्ट होते हैं, उनको उनके हिसाब से क्या है, उनके जो ओथ लेते हैं वो अफर्मेटिव्स बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है ओथ्स और अफर्मेशंस में, ठीक है। ऑफिसेस और इसमें लिस्ट दी गई भाई, सबसे पहले जो प्रेसिडेंट होता है उनको ओथ कौन दिलाते हैं? उनको ओथ दिलाने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट। फिर बाकी कंटिन्यू करते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने वाले प्रेसिडेंट, फिर सीजीआई को ओथ दिलाने वाले प्रेसिडेंट। और अगर कंडीशंस कभी कभी आती है कि जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं हो तो ओथ कौन दिलाएगा बाकी मिनिस्टर्स को? तो ओथ दिलाने वाला वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो कौन दिलाएंगे ओथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है तो कौन दिलाएगा ओथ? तो द सीनियर मोस्ट जज इन द सुप्रीम कोर्ट जो होगा वही ओथ दिलाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और एनी ऑफ मिनिस्टर्स को। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द फोर्थ शेड्यूल क्या बोलता है? अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा पर स्टेट और यूटी। मतलब हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमने डिस्कस किया था, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो हाउसेस है, एक होता है लोअर हाउस, एक है अपर हाउस। अपर हाउस को हम बोलते हैं राज्यसभा, लोअर हाउस को हम बोलते हैं लोकसभा। तो अब इधर बात हो रही है राज्यसभा की कि एक पर्टिकुलर स्टेट से राज्यसभा की सीट कितनी निकल के आनी चाहिए, वो इस लिस्ट में दिया किस किस स्टेट की कितनी सीट्स हैं। ये डिपेंड करता है मेनली पॉपुलेशन में। जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसकी सीट्स भी सबसे ज्यादा होगी। ऐसे ही सबकी जो राज्यसभा सीट्स हैं वो सारी लिस्टेड है इस शेड्यूल में। जैसे हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान की टोटल 10 राज्यसभा सीट्स हैं इन द राज्यसभा। ओके, कंटिन्यू करते हैं फिफ्थ में पहुंच चुके हैं हम। प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। देखो कुछ स्टेट्स में जब जहां पे शेड्यूल्स एरिया है और शेड्यूल ट्राइब है उनको स्पेशल प्रोविजंस देना, उनके लिए स्पेशल एक लॉ बनाना। देखो इसमें क्या होता है कि मेनली जो गवर्नर होता है उस स्टेट्स का, उसको हर महीने और कुछ अंतराल में उसको क्या करना पड़ता है, कुछ रिपोर्ट देनी पड़ती है इनकी स्पेशल एरियाज और स्पेशल ट्राइब्स की, शेड्यूल्स ट्राइब की, जिसमें क्या होता है कि इनको एक अलग से प्रावधान दिए गए हैं। इनको जो शेड्यूल ट्राइब है कि भाई इनमें मेनली जो काउंसिल्स होते हैं, ट्राइबल काउंसिल्स, उनकी ज्यादा पावर होती है। इसमें गवर्नर और सीएम ज्यादा अपनी पावर यूज नहीं कर सकते। इसमें ज्यादा पावरफुल कौन होता है? इस शेड्यूल एरिया में वो शेड्यूल ट्राइब्स जो होती है वो ज्यादा पावर यूज करती है। जैसे चेयरमैन है शेड्यूल ट्राइब का, कोई भी कमेटी बनी है उसमें कोई चेयरमैन है, वो हमेशा एक शेड्यूल ट्राइब्स के जो पर्सन होगा वही होगा। मतलब 100% रिजर्वेशन है कि चेयरमैन होगा, और जो मेंबर्स होंगे वो कम से कम 50% रिजर्वेशन होंगे। ये सब चीजें हैं इसमें लिखी हुई कि इनको स्पेशल प्रोविजंस दिया गया, इनका जो संस्कृति, उनकी जो ट्राइबल बचाने के लिए ये सब लिखा गया। और नेक्स्ट शेड्यूल में यही है, कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स है उनके लिए दिया गया। नेक्स्ट शेड्यूल एक बार देख लेते हैं। देखो, प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो असम, इसका एक निमोनिक्स देख लेते हैं, ATM मनी, वी कैन से दैट ATM मनी। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये जो 4 स्टेट्स हैं, इसके ये इंपॉर्टेंट बन जाता क्वेश्चन में कि 4 स्टेट्स हैं, इसमें जो शेड्यूल 6 में जो भी स्पेशल प्रोविजंस मिलती है, मतलब जो उनके जो जंगल है वो खुद यूज करेंगे, गवर्नमेंट का कोई उसमें हाथ नहीं होगा, कैनाल्स है, रिवर्स है, जो भी है, जो उनको मतलब स्पेशल उनके ट्राइब्स को बचाने के लिए जितने भी रूल्स हैं, मतलब उनको पावरफुल किया हुआ। इस जो शेड्यूल्स के थ्रू क्या ट्राइब्स को पावरफुल किया हुआ, ताकि कोई भी गवर्नमेंट और कोई भी गवर्नमेंट उनको या फिर नेता उनको बर्बाद नहीं कर सके। उनके ट्राइबल कल्चर को कंटिन्यू रखने के लिए ये सब किया गया। ओके, तो ये स्पेशल जो स्टेट्स हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये ATM मनी कर सकते हैं हम, ATM मनी, ATMM या फिर ATM मनी हम कर सकते हैं याद करने के लिए, निमोनिक्स के लिए। बाकी इसका पूरा याद करने के लिए मैं एक बार बता दूंगा, बाकी हम कंटिन्यू करते देखते क्या होता है। देखो नेक्स्ट, द यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 7th शेड्यूल। अब हम आधा कर चुके हैं, 12 मतलब आधा हमने शेड्यूल्स का कंप्लीट कर लिया है। तो हम 7th में आते हैं। 7th शेड्यूल में क्या आता है? द यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो ये लिस्ट क्या है, कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं जहां पे सिर्फ जो यूनियन है, मेन जो सरकार है,
जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो मेन जो सेंटर पे बैठती है पीएम, जो पीएम वगैरह के अंडर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो जो सरकार है कुछ एरिया में सिर्फ वो ही रूल बना सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं हम, जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं किसी दूसरी कंट्री से, या फिर फॉरेन रिलेशन के साथ डिफेंस का हो गया, तो वो सारा जो रिलेशन बनाते हैं सिर्फ सेंटर के हक में होगा, उसमें जो स्टेट है कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। वो सारे टॉपिक्स किस में दिया, काफी सारे हैं, वैसे हम याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बढ़ते रहते हैं ये, अभी पहले 90 थे फिर 100 हो जाते हैं, तो बढ़ते याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये समझने की इस लिस्ट में कौन कौन से है कि जो यूनियन लिस्ट, इसको बोलेंगे यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में वही होंगे जो यूनियन में, जैसे डिफेंस हो गया, ये सारी लिस्ट सिर्फ लॉ जो है यूनियन ही बना सकती है उस पर। अगर नेक्स्ट करते हैं स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में सिर्फ वो ही होंगे जिसमें जो लॉ है वो सिर्फ स्टेट बना सके, सिर्फ लॉ स्टेट बना सके। जैसे पुलिस होगी, स्टेट पुलिस के ऊपर सिर्फ स्टेट पुलिस का हक है, सेंटर उस पर कोई कानून नहीं बना सकती। जैसे ऐसे काफी सारे लिस्ट में काफी सारे टॉपिक्स हैं जो अगर आपको चाहिए तो आप पढ़ लेना, नेट पे जाके मिल जाएंगे आपको। बाकी हमको ऐसे पता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, हमको बस ये पता होनी चाहिए कि स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में फर्क क्या होता है। अब स्टेट लिस्ट हो गया जिसपे सिर्फ स्टेट बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट पे क्या होता है कि दोनों जो यूनियन है और स्टेट है दोनों मिलके लॉ बना सकती है, कोई भी मिलके, मतलब जिसका भी और बट जो मेनली सुपीरियर किसका होगा, सुपीरियर होगा सेंटर का, जो सुपीरियरिटी मानी जाएगी सेंटर की मानी जाएगी, यूनियन की मानी जाएगी। जैसे एग्जांपल हो गया एग्रीकल्चर आता है कंकरेंट लिस्ट में। इसीलिए देखो अभी जो फॉर्म लॉज आए थे उसमें थोड़ा सा जो हुआ था, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें यूनियन ने बना दिया था, लेकिन इफेक्ट किस पे हुआ था, सारी स्टेट्स पे हुआ था। तो जो एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर वाला आ गया, वो किस में आ गया, कंकरेंट लिस्ट में। जो 7 शेड्यूल में ये सारी तीनों लिस्ट के दी हुई है, ठीक है। ओके, 8 लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। अभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, अभी ऑफिशियल टोटल लैंग्वेजेस है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। पहले इतनी नहीं थी, जब ये बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हमारे पास 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, और अभी कितनी है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसमें कम से कम 3 अमेंडमेंट के बाद धीरे धीरे ये जो लैंग्वेजेस हैं जोड़ी गई है। एक फैक्ट आता है कि इसमें इंग्लिश एडेड है इन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, क्या इंग्लिश ऐड है, नहीं। आंसर है कि भाई नहीं, इसमें जो 22 लैंग्वेजेस है इसमें इंग्लिश ऐड नहीं है। अगर हम बात करें राजस्थानी, क्या राजस्थानी इन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ऐड है, नहीं। अभी उसके काफी चल रहा है, प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी तक 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में राजस्थानी नहीं है। ओके, जो लास्ट जो लैंग्वेज ऐड हुई थी इसमें वो थी मैथिली, ठीक है। ओके, कंटिन्यू नेक्स्ट करते हैं। अब क्या हो जाता है, जैसे हमने डिस्कस किया था पहले कि टोटल कितनी थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बने थे तब शेड्यूल्स कितने थे 8, और अब शेड्यूल्स कितने हैं 12। तो ये जो शेड्यूल्स हैं यहां तक, ये तो पहले भी थे, और ये जो शेड्यूल हैं वो अभी नए आए हैं। जब भी आए हैं, जब डेट इनकी अभी डिस्कस करेंगे, तो ये शेड्यूल्स हैं क्या, नए आए हैं। तो शेड्यूल्स नए आने के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं थे और अभी हमने ऐड किया, तो हमको क्या करना पड़ता है, अमेंडमेंट। वो हमने डिस्कस किया, अमेंडमेंट का आर्टिकल 368 याद होगा आपको, ठीक है। तो अमेंडमेंट करके ये हमने क्या लिया, चारों शेड्यूल्स लेके आए हम, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट की बात करते हैं। देखो ये लकीली, ये कोइंसिडेंसली फर्स्ट अमेंडमेंट था। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। उस समय पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। नोट्स बनाते रहना इसके, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टैटिक में पूछ जाते हैं। उस समय पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, और कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा, लैंड रिफॉर्म्स। देखो लैंड रिफॉर्म्स में क्या हुआ था कि पहले क्या था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट में था, फंडामेंटल राइट में एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था, जिसमें हमको क्या था, उस समय क्या था कि जमींदारी सिस्टम काफी चलता था, और काफी एक पर्सन के पास काफी सारी लैंड थी। तो राइट टू लैंड, राइट टू प्रॉपर्टी ये हो जाता है कि भाई हर पर्सन जो सिटीजन है उसके पास लैंड होनी चाहिए, और अगर उसका फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। ये पहले होता था, लेकिन इस शेड्यूल में अमेंड करके हम लेके आए, लैंड रिफॉर्म्स में लेके आए, जो राइट टू जो प्रॉपर्टी के ऊपर आप फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, उसमें क्या शेड्यूल में क्या कहा गया है कि आप अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते इस राइट को लेके, राइट टू प्रॉपर्टी को लेके अब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते इस राइट को लेके। ओके, तो यही था लैंड रिफॉर्म, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, और यही ऐड किया गया शेड्यूल 9 में। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू टू सेकंड, 10th
प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, दल बदल कानून जिसको बोलते हैं, डिफेक्शन लॉस। ये कौन सा अमेंडमेंट था? ये था 52nd अमेंडमेंट। 52nd अमेंडमेंट 52nd अमेंडमेंट की डेट क्या थी? 1985। और इसमें 1985 डेट थी, और इसमें पीएम कौन थे? ये क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछते हैं कि भाई ये जो अमेंडमेंट हुआ उसमें पीएम कौन था, और ये जो पीछे वाली डेट है जिस समय अमेंडमेंट हुआ वो भी काफी इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो उस समय पीएम थे इन्हीं के ही बेटे पोते राजीव गांधी। इन्हीं के परिवार के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के परिवार के कौन थे? राजीव गांधी। यही उस समय पीएम थे। तब ये जो प्रोविजन फॉर क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन लॉ, मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं दल बदल कानून। देखो पहले क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टीज में ये होता था कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत जाता था तो किसी पार्टिकल को हमेशा ये है कि हमेशा क्या होता था, मेजोरिटी चाहिए होती थी। तो पहले क्या होता था, दल बदल लेते थे। पहले अगर बीजेपी में है तो कांग्रेस में आ जाते थे, कांग्रेस में है तो जहां पे बहुमत ज्यादा दिख रही है, पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, गवर्नमेंट जहां पे बन रही है वहां पे निकल जाते थे। तो ये सब बंद करने के लिए क्या क्या एंटी डिफेक्शन लाया गया कि अगर इस लॉ के लाने के बाद अगर कोई ऐसा पर्सन है, ऐसा मिनिस्टर है जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी चेंज करता, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसका जो भी इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट सब कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्क्वालीफाई। तो ये हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ। भाई दल बदल नहीं कर सकते आप जीतने के बाद। अगर बात होती है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बारे में, निर्दलीय प्रत्याशी के बारे में, अगर वो कोई जीतता है, कोई भी इलेक्शन जीतता है और किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता, तो वो क्या हो जाता है, वो उसका जो कैंसिल हो जाता है, जो भी मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट जहां से उसने इलेक्शन लड़ा है उसकी वो कैंसिल हो जाती है। ये भी एक रूल में है। अभी जो करते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में करते हैं, वो सपोर्ट दे देते हैं, साथ में जुट जाते हैं। पार्टी में नहीं जुड़ते लेकिन अपना एक बोलने मौखिक सपोर्ट दे देते हैं उस पार्टी को, ताकि वो जब भी वोट हो किसी लॉ बनाने के लिए वो अपना हाथ उठा सके, अपना यस कह सके गवर्नमेंट के साथ में। तो ये होता है, ठीक है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये हमने लेके आए थे हम शेड्यूल 10 में। अब आता है नेक्स्ट, पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। अब देखो पंचायत का इंट्रोडक्शन हो चुका है। देखो ये पंचायत किस में आता है? एक सिस्टम आता है 3 टायर सिस्टम, जिसमें क्या होता है 3 टायर में गवर्नमेंट होती है। फर्स्ट टायर यूनियन में जो सेंटर में होती है, फिर होती है स्टेट में, और थर्ड होती है गाँव में। गाँव में गवर्नमेंट चलाने के लिए हमने क्या बनाया था? पंचायत। जो पंचायत के जो भी प्रोविजंस है वो किस शेड्यूल में दिए गए हैं? 11 शेड्यूल में। और इसका हम अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं, इसकी अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। अमेंडमेंट कौन सा इसमें? ये है 73rd अमेंडमेंट। ये 52nd था, ये फर्स्ट था, ये 73rd अमेंडमेंट। सेवेंटी-थर्ड अमेंडमेंट 1992। इस समय के पीएम थे नरसिम्हा राव। ओके, और नेक्स्ट का हाथों हाथ कर लेते हैं क्योंकि ये इसके जस्ट रेगुलर में है। 74th अमेंडमेंट। ये भी सेम 1992 एंड नरसिम्हा राव वाज द पीएम दैट टाइम। ओके, तो इसमें क्या है, मेनली इसमें दिया गया पंचायत के जो पावर्स है, जो पंचायत प्रोविजंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन सी अथॉरिटीज है, वो शेड्यूल 10 में जोड़ा गया है, 11 में जोड़ा गया सॉरी, एंड 12 में सिर्फ जो पंचायत तो विलेज एरिया में आ गई और टाउन एरिया में म्युनिसिपलिटीज आ जाती हैं, वो इसमें ऐड किया गया है। ये टोटल अपने जो टोटल शेड्यूल्स हैं 12 के 12 वो ये हैं। देखो सबसे पहले वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कितने शेड्यूल्स थे? 8। बाद में कितने ऐड हुए? 4। पहले 8 थे, 12 हो गए। जब कॉन्स्टिट्यूशन बने तब 8 थे, बाद में हो गए 12। फर्स्ट अमेंडमेंट 52nd अमेंडमेंट से आया, ये 73rd अमेंडमेंट से आया, ये 74th अमेंडमेंट से आया। तो ये सब था शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये इससे काफी सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। तो हम एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, इसकी याद कर लेंगे, निमोनिक्स ही है छोटी सी। तो एक वर्ड याद कर लो। देखो ये 4 जो है ना नीचे वाले, ये 4, इनको तुम ऐसे याद करना, ये तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट किया हुआ और इसमें स्पेशलिटी है थोड़ी सी, ठीक है। तो पहले 8 के लिए क्या होता है? स्पोर्ट्स। इसको हम निमोनिक्स को यूज करेंगे यहां पे। देखो एस से हो गया स्टेट्स, मतलब ये रिलेटेड होगा लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से। पी हो गया पेमेंट,
पेमेंट किससे रिलेटेड हो गया? सैलरीज। सैलरीज किसको? पब्लिक ऑफिस में जिसके सैलरीज दी आपने डिस्कस की। और ओ से हो गया ओथ। ओथ एंड अफर्मेशन दिलाना किसी इलेक्टेड ऑफिशियल को, ये इसमें रिलेटेड हो गया। एंड आर से हो गया राज्यसभा। राज्यसभा की सीट एलोकेट करना, ये इससे हो गया। और टी से हो गया ट्राइबल स्टेट। और एस से हो गया स्पेशल ट्राइबल, जो हमने ATMM के बारे में बात करी थी। ये जो 6 है, स्टार्टिंग के 6 हैं, ये याद करने का तरीका है कि भाई अगर निमोनिक्स से, अगर आपको और कोई निमोनिक्स पता है तो आप उससे याद कीजिए, अगर आपको ये थोड़ा कन्वीनियंट लगता है तो आप इससे याद कर लीजिए। और बाकी तो 7th में कंकरेंट लिस्ट है, 8th में ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ये 4 तो आपको ऐसे ऐसे याद होनी चाहिए। देखो लास्ट वाली तो 2 पता ही है, पंचायत और म्यूनसिपलिटी। 10th जो पहला अमेंडमेंट आया था लैंड रिफॉर्म्स, वो होना चाहिए। और एक ही बचा जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, जो 52nd अमेंडमेंट आया। तो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ही। बाकी सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका इसमें राय है, जो कमेंट बॉक्स में देते रहिए। पिछले वीडियो में आपने बहुत सारे कमेंट किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपका कोई भी राय है, कोई भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, बेझिझक लिखिए, हम आपके पास पहुंचेंगे और हमको भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा अगर आप ये सब करते हैं। थैंक यू।